तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टेप टू वर्ड सक्सेस में। और हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं इस बार इस वीडियो में प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। चैप्टर 5 है क्लास 10 के हिस्ट्री का। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे प्रिंट कल्चर स्टार्ट हुआ यूरोप में, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैप्टर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे प्रिंट कल्चर कहाँ डेवलप हुआ, कैसे वो फ्लोरिश हुआ पूरे यूरोप में, और उसके बाद वो भारत पहुंचा। तो भारत वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रिंट कल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ यूरोप में वो कैसे हुआ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन और देखते हैं कि प्रिंट कल्चर कैसे कैसे डेवलप हुआ, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा पूरे वर्ल्ड में। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंट कल्चर जो है वो चाइना में कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वो सबसे पहले उसका डेवलपमेंट हुआ चाइना, जापान और कोरिया में। चाइना में जो उसको प्रिंट करते थे, हम सबको पता है कि पेपर भी चाइना में इन्वेंट हुआ था सबसे पहले। तो जो पहली टेक्नोलॉजी थी जिससे चाइनीज़ जो है प्रिंट करते थे वो था बाय रबिंग पेपर। पेपर को काट के उसको तख्ती पे रगड़ के इंक में डुबा के उससे प्रिंटिंग की जाती थी। बाद में उन्होंने फिर डेवलप किया वुड ब्लॉक्स को, जो लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं, उस पे लेटर को कुरेद के या इंग्रेव करके फिर उसको इंक में डुबा के पेपर में प्रिंट करना चालू किया। अब इससे नुकसान क्या हुआ कि जो इंक है वो पेपर के दूसरी तरफ भी चली जाती थी, तो पेज के दूसरी तरफ लिखना बड़ा मुश्किल था। तो वो पेज की एक ही तरफ लिखते थे, एक ही तरफ मतलब प्रिंट करते थे वुडन ब्लॉक पे, और फिर उसको एक साइड से सी देते थे। तो ये चाइनीज़ एकॉर्डियन बुक्स जो है ये बन जाती थी, जो उस समय चाइना में बहुत पॉपुलर हुई। लेकिन इसके बावजूद भी जो वहाँ की स्किल्ड क्राफ्टमैन थे, जो कैलीग्राफी करते थे बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में, पहले वो बुक्स को कॉपी करते थे, वो काम भी वहाँ चाइना में जारी रहा। हालांकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी वो भी वहाँ पर जारी रही। अब धीरे धीरे चाइना में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स काफ़ी बढ़ने लगे। इसका सबसे बड़ा कारण था चाइना में सिविल सर्विस का होना। चाइना में एक ह्यूज ब्यूरोक्रेसी थी, बहुत सारे ऑफिसर्स थे जिसका सिलेक्शन एग्जामिनेशन के थ्रू होता था, और सिविल सर्विस का एग्ज़ाम वहाँ होता था, जिससे ब्यूरोक्रेसी या हम कह सकते हैं कि ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता था। तो लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्ट हुए, काफ़ी उनका इंटरेस्ट आया, इंटरेस्टेड हुए, और जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा सिविल सर्विस में, वैसे वैसे बुक्स की ज़रूरत पड़ने लगी और नंबर ऑफ बुक्स भी चाइना में बढ़ने लगे। तो चाइना में जो हम लोग देखते हैं कि बुक्स की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट था या स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट था या एलिट क्लास इसको यूज़ कर रहा था, बल्कि अब इसकी ज़रूरत मर्चेंट्स को भी पड़ने लगी। मर्चेंट जो थे, जो व्यापारी थे, वो भी प्रिंट कल्चर को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने लगे। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब नॉवेल्स छपने लगे, किताबें छपने लगी, तो उसका इम्पैक्ट मेल पे तो था ही। मेल तो नॉवेल्स लिखते ही थे, लेकिन वहाँ की जो वुमेन थी उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने नोवेल राइटिंग भी शुरू कर दी। इससे वुमेन का एग्जिस्टेंस हुआ नोवेल रीडर्स और राइटर्स के रूप में। चाइना में शंघाई एक टाउन है, वो डेवलप कर गया था हब के रूप में, प्रिंट कल्चर के हब के रूप में। वहाँ बहुत सारे लोग पूरी दुनिया के आते थे और प्रिंट टेक्नोलॉजी का वो हब था। तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग ली, और इसके बाद
वो ट्रेनिंग लेके वो प्रिंट कल्चर को वर्ल्ड के या यूरोप के दूसरे पार्ट्स में ले गए। अब चाइना के बाद जापान प्रिंट टेक्नोलॉजी जापान पहुंची, और जापान में इस प्रिंट टेक्नोलॉजी को पहुंचाने का क्रेडिट बुद्धिस्ट मिशनरीज को जाता है, जो हैंड प्रिंटिंग को लेके जापान पहुंची एडी 768 और 770 के बीच में। तो जापान की जो पहली जो बुक जो प्रिंट हुई उसका नाम है डायमंड सूत्रा, जो एडी 868 में प्रिंट हुई। उसके बाद जापान में तो जैसे किताबों की बाढ़ सी आ गई, और लेट 18th सेंचुरी में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो टोक्यो शहर में, या उसको ईडो कहते थे उस समय टोक्यो को, तो उस समय अर्बन जो सर्किल था उस समय लिटरेचर की बाढ़ आ गई, और बहुत सारी चीज़ें, स्टोरीज लिखी गई, पोएम्स लिखे गए, ड्रामाज लिखे गए, और पेंटिंग्स हुए। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जापान में भी काफ़ी हद तक हुआ। उसके बाद जो ये प्रिंट कल्चर था वो यूरोप पहुंचा। प्रिंट कल्चर को यूरोप में पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो जाता है इटालियन एक्सप्लोरर और ट्रैवलर मार्को पोलो को। हम जानते हैं कि मार्को पोलो ट्रैवलर था, पूरी दुनिया में घूमता था, इंडिया भी आया था। तो वो शंघाई में बहुत दिनों तक रहा, और शंघाई में रह के उसने प्रिंट टेक्नोलॉजी सीखी, और उसको लेके वो इटाली पहुंचा इन 1295 सी में। और इसके बाद उसने पूरे इटाली में प्रिंट टेक्नोलॉजी को पॉपुलर किया, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इटाली में जब पॉपुलर किया तो प्रिंट टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप में पॉपुलर हो गई। तो हालांकि उस समय भी ये था कि जो लग्जरी एडिशंस थे, मतलब जो अपर क्लास था, उसने शुरू में इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया होगा। तो जो लग्जरी एडिशंस थे वो वेलम पे लिखे जाते थे, जो एनिमल स्किन होता है उस पे लिखे जाते थे। अब जब यूरोप में ये प्रिंट टेक्नोलॉजी पहुंची तो बहुत सारे बुक्स छपने लगे, लोग जो है बुक्स में काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए, और जो बुक्स जो थी वो छपने लगी बहुत ही भारी संख्या में, और बुक्स को लोग एक्सपोर्ट करने लगे जहाँ भी जिस कंट्री में वो बुक्स छप रही थी। क्योंकि इटाली में स्टार्ट होकर पूरे यूरोप में ये प्रिंट टेक्नोलॉजी फैल गई, तो सब जगह बुक्स जो है प्रिंट हो रही थी, और बुक्स जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट भी हो रही थी। लोग इतने इंटरेस्टेड थे, इतना क्रेज बढ़ गया, इतना पैशन बढ़ गया बुक रीडिंग का, कि जगह जगह बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस पे बुक फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ प्रिंट टेक्नोलॉजी आने के पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, मतलब हैंड रिटन मटेरियल्स थे, हैंड रिटन लिटरेचर थे, उसका भी डेवलपमेंट हो रहा था। उसके डेवलपमेंट के लिए भी लोग कोशिश कर रहे थे, और मैन्यूस्क्रिप्ट का भी प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट से अब काम नहीं चल सकता था, क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत फ्रेजाइल होते थे, बहुत परेशानी थी मैन्यूस्क्रिप्ट में। एक तो उसको कॉपी करना बहुत मुश्किल था, बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत मेहनत लगती होगी उस समय। दूसरे उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बाद में मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो भले ही कुछ पेपर पे लिखे जाने लगे, लेकिन पहले तो वो पेड़ के पत्तों पे, पेड़ की छालों पे लिखे जाते थे, तो उसको बचा के रखना बहुत मुश्किल होता था, उसको लिखना मुश्किल था, उसका एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना मुश्किल था। तो मैन्यूस्क्रिप्ट से अब काम नहीं चल सकता था। अब प्रिंट टेक्नोलॉजी आ गई थी, और उसी का यूज़ करना बेहतर था सब लोगों के लिए।
अब जैसे जैसे प्रिंट टेक्नोलॉजी आई तो पढ़ने वालों की संख्या, रीडर्स की संख्या बढ़ने लगी, लिखने वालों की संख्या ही बढ़ने लगी। अब ये जो नंबर इतना इंक्रीज हुआ कि लोगों को महसूस होने लगा कि अब ये जो वुडन ब्लॉक से या पेपर को रब करने से जो प्रिंटिंग हो रही थी, इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ने और लिखने वालों का जो नंबर है वो दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। तो अब इसमें ऑटोमेटिक प्रिंटिंग मशीन की ज़रूरत पड़ने लगी थी। और हम जानते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स को ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की तो उसके पीछे लग जाता है और वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसको अचीव कर लेता है। यहाँ भी वही हुआ, जब इसकी आवश्यकता हुई तो इसका इन्वेंशन भी हुआ, और इसका डेवलपमेंट और इसका इन्वेंशन किया जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग ने। उसी ने सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन किया, और जो पहला बुक उन्होंने प्रिंट किया वो था बाइबल। इसलिए जो बाइबल, और वो इंग्लिश में प्रिंट हुई बाइबल, पहले वो लैटिन लैंग्वेज में बाइबल को लिखा जाता था, लेकिन इंग्लिश में जो बुक प्रिंट हुई तो उस पहले बाइबल को, जिसको गुटेनबर्ग ने छापा था, गुटेनबर्ग बाइबल कहा गया। उसके बाद हालांकि इसके लिए गुटेनबर्ग का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए उसने 180 कॉपीज छाप दी 3 इयर्स में, और सारी की सारी कॉपीज जो है देखते देखते मार्केट में बिक गई। लेकिन गुटेनबर्ग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि वो कोई साइंटिस्ट तो था नहीं। गुटेनबर्ग एक मर्चेंट का पुत्र था, सन ऑफ द मर्चेंट, और बहुत बड़ा उसका फार्म था। उसमें उसने देखा था कि कैसे मशीन से वाइन निकलता है या ऑलिव ऑयल निकलता है। बाद में उसने स्टोन पॉलिशिंग सीखा, मतलब वो कहीं से भी साइंटिस्ट नहीं था, स्टोन पॉलिशिंग का नॉलेज उसने लिया। उसने गोल्ड स्मिथ का काम किया, मास्टर गोल्ड स्मिथ था वो, बहुत एक्सपर्ट था उसमें। उसने लेड को, शीशे को मोल्ड करने का आर्ट सीखा। लेकिन जब उसने देखा कि अगर प्रेस मशीन से, जिससे ऑयल निकल सकता है या वाइन निकल सकता है, तो उसी टेक्नोलॉजी से प्रिंटिंग मशीन बन सकती है, और ऐसा जब उसने सोचा तो उसने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कर दिया। 1450 से लेकर 1550 तक यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में प्रिंटिंग प्रेसेस इस्टेब्लिश हो गए, और बुक्स काफ़ी संख्या में छपने लगी। और आलम ये था कि इन 16th सेंचुरी तक आते आते 200 मिलियंस प्रिंटेड बुक्स मार्केट में अवेलेबल थे। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। तो हम लोग को थैंकफुल होना चाहिए गुटेनबर्ग का, जिसने पहली प्रिंटिंग मशीन बनाई। बाद में उसके बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, लेकिन गुटेनबर्ग के हम लोग बहुत ज़्यादा आभारी हैं। अब प्रिंट रिवॉल्यूशन और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसकी भी थोड़ी बहुत हम लोग जानकारी लें, है ना, कि प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। प्रिंट रिवॉल्यूशन का मतलब अब प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी, है ना। तो जब ज़्यादा प्रिंट होने लगी, जब पहले प्रिंटिंग नहीं होती थी या पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट था, तो किताबों की कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे प्रिंटिंग होने लगी और ज़्यादा नंबर में बुक्स छपने लगे, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ, किताबों की कीमत पे ज़्यादा किताबें आ गई मार्केट में, तो उसका कॉस्ट भी रिड्यूस हो गया। और बुक्स रीडिंग काफ़ी पॉपुलर हो गई। जो लिटरेट पीपल थे उनके बीच में बुक्स रीडिंग तो एक पैशन हो गया, और उस समय तो इंटरटेनमेंट का भी बस यही एक साधन था, बुक्स, तो ये बहुत पॉपुलर हुआ।
लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सारे लोग शुरू शुरू में लिटरेट थे। यूरोप में बहुत से ऐसे लोग भी थे जो इलिटरेट थे, उनका भी इंटरेस्ट बहुत बढ़ा कि भाई बुक कैसे कैसे पढ़ा जाए। लेकिन उनकी बड़ी परेशानी थी कि वो बुक पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए। लेकिन बुक सुन सकते थे, कहानियाँ सुन सकते थे, इसलिए गांव में वो क्या होता था कि वो एक जगह जमा हो जाते थे, और जो लिटरेट पर्सन थे वो बुक्स पढ़ते थे। तो इस तरह से जो लोग थे गांव में, विलेज में, वो एक जगह जमा होके बुक्स की कहानियों को सुनते थे। तो इससे भी बुक्स बड़े पॉपुलर हुए। और जब प्रिंटर्स ने ये देखा कि गांव के लोग पढ़ तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन किताबों की कहानियों को सुन पा रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, तब उन्होंने उनके लिए भी मटेरियल्स डालने शुरू किए। और बहुत सारे जो बैलेट्स थे, पॉपुलर बैलेट्स थे, जो हिस्टोरिकल लड़ाइयाँ वगैरह होती थी, उनका जो गुणगान होता था, पॉपुलर बैलेट्स, उसको वो छापने लगे। जो फोक टेल्स थे, जो लोक कथाएं थी जो बहुत पॉपुलर थी, उसको भी वो छापने लगे। और इसको सुनने में जो गांव वाले थे, जो पढ़ नहीं सकते थे, इनकी कहानियों को सुनने में उनको बहुत इंटरेस्ट आता था। तो इससे भी जो नंबर ऑफ बुक्स जो है वो बढ़ने लगे। तो अब गांव में तो लोग एक जगह जमा होके उसको सुन लेते थे या पढ़ लेते थे बुक्स को। लेकिन टाउन्स वगैरह में टैवर्न्स जो होते थे, जो जहाँ लोग ड्रिंकिंग के लिए, वाइन के लिए इकट्ठा होते थे, वहाँ भी लोग किताबों को पढ़ते थे और सुनते थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी ये। अब है कि बुक्स से फ़ायदा तो बहुत होने लगा, नॉलेज भी बढ़ने लगा, लेकिन कुछ लोग इससे डर भी गए। रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट स्टार्ट हो गया। सब जानते थे कि पहले तो लोग नासमझ थे, पहले पढ़ नहीं पाते थे, तो उनको जो पढ़े लिखे लोग जो समझा देते थे वही वो समझ जाते थे। लेकिन अब ये जो लोग थे जो आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे, अब उनको ये समझ में आ गया, अब वो डर गए कि अब तो सच्चाई मालूम कर लेंगे लोग, क्योंकि खुद ही पढ़ना शुरू कर देंगे। तो रिबेलियस मतलब एक क्रांति जो है आ जाएगी। लोग जब पढ़ेंगे, सच्चाई जान जाएंगे, तो इनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। और इनको लगा कि इररिलीजियस थॉट, अधार्मिक जो सोच विचार है, वो लोगों में, जनता में डेवलप कर जाएगा। और जो वैल्यूबल लिटरेचर है, किताबें हैं, धार्मिक जो किताबें हैं, उनकी जो अथॉरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब लोग अब प्रिस्ट वगैरह की बात को नहीं सुनेंगे। और ये जो फियर था ये झूठा नहीं था। ये जो फियर था ये बिल्कुल सच्चा साबित हुआ, क्योंकि जब लोगों ने पढ़ा और देखा, और उसी समय रोमन कैथोलिक चर्च में बहुत ज़्यादा करप्शन भी आ गया था, तो इसको दूर करने का लोग प्रयास करने लगे। ये असर था प्रिंट टेक्नोलॉजी का। और इस काम को सबसे पहले किया जर्मनी के ही मार्टिन लूथर ने। 1517 में मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च में जो करप्शंस थे उसको क्रिटिसाइज करते हुए 95 थीसिस लिखे। और वो 95 थीसिस को उसने रोमन कैथोलिक चर्च के दीवारों पे कील के सहारे लटका दिया या उसको ठोक दिया वहाँ पे, ताकि लोग उसको पढ़ सकें। और इसके साथ साथ उन्होंने एक आंदोलन चला दिया जिसको हम लोग रिफॉर्मेशन कहते हैं। और इस रिफॉर्मेशन के बाद हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी का एक दूसरा सेक्ट, प्रोटेस्टेंट, भी इस्टेब्लिश हो गया पूरे वर्ल्ड में। तो प्रोटेस्टेंट चर्च को क्रिएट कर दिया उन्होंने। रोमन कैथोलिक चर्च पहले अकेला चर्च था, अब एक नया चर्च भी आ गया। तो ये चेंज हुआ, और इस चेंज को लेके मार्टिन लूथर आए।
उन्होंने अपना बहुत थैंकफुलनेस शो किया प्रिंट कल्चर के प्रति कि अगर प्रिंट कल्चर ना होता तो ये सोसाइटी में ये चेंज भी नहीं आती। अब जो है बाइबल जो छपने लगा आम जनता की भाषा में, अब लोग उसको पढ़ने लगे तो अपने ढंग से उसकी व्याख्या भी करने लगे, एक्सप्लेन करने लगे, और अब वो सच्चाई भी जान गए। इससे रोमन कैथोलिक चर्च के जो पृष्ठ थे उनको बड़ी तकलीफ होती थी, और इसके लिए वो क्या करते थे, इंक्विजिशन करते थे, मतलब एक केस चलाते थे जो बाइबल के खिलाफ बात करता था। तो वैसे ही एक मिलर था, एक वर्कर था, और वो उसने चर्च के खिलाफ बात की। वो मिलर जो था इटली में था, और मेनोशियो और चर्च जो है उसकी बातों का बुरा मान गया, क्योंकि वो बाइबल को पढ़ता था और पढ़ के उसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करता था। तो ये बात जो अथॉरिटीज़ थे चर्च के उनको अच्छी नहीं लगी, और बाद में मेनोशियो को पे केस चलाया गया और उसको फांसी की सज़ा दी गई। तो ये अत्याचार होते थे उस ज़माने में, यूरोप में भी, क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी। तो लेकिन लोगों का जो अपना आंदोलन था वो चल पड़ा था, क्योंकि प्रिंट कल्चर ने उनको एक रास्ता दिखा दिया था। अब पढ़ने के प्रति पैशन बहुत बढ़ गया, रीडिंग मैनिया बढ़ गई। 18th सेंचुरी के अंत होते होते हम देखते हैं कि यूरोप में लिटरेसी रेट भी बहुत बढ़ जाती है। लिटरेसी रेट यूरोप के कई पार्ट्स में तो लिटरेसी रेट 60 to 80% हो जाता है। अब जब लिटरेसी रेट इतना हो गया तो नेचुरली लोग जो है पढ़ने के पीछे पागल हो जाएंगे, और ऐसा हुआ भी यूरोप में। उनकी जो दीवानगी थी, उनका जो पैशन था पढ़ने के प्रति बहुत बढ़ गया, रीडिंग मैनिया हो गई, बिना पढ़े किसी को अच्छा ही नहीं लगता था। अब जो लिटरेट पर्सन थे, जो एलीट फैमिली के लोग थे, जो अपर क्लास के लोग थे, उनके पास तो भाई बहुत पैसा था, वो एक से किताबें खरीद कर पढ़ सकते थे। गरीब लोग क्या करेंगे? लेकिन अब गरीब लोग भी पढ़ना चाहते थे क्योंकि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। तो जो बुक सेलर्स थे उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया और पैडलर्स को अपॉइंट किया, ताकि वो पैडलर जो थे वो बुक्स को ले जाए और रूरल एरिया में उसको बेचे, है ना। उसी समय बहुत सारी नई नई चीज़ें छपने लगी, जैसे एल्मेनैक्स या रिचुअल कैलेंडर जैसे हमारे यहाँ छपता है। उसमें बैलेट भी होता था, फोक टेल्स भी होता था, उसको ही प्रिंट किया गया आम आदमी के लिए। इंग्लैंड में हम देखते हैं कि जो कम कमाने वाले थे, जो पुअर्स थे, उनके लिए पेनी चैप बुक्स निकाले गए, प्रिंट किए गए, जो 1 पेनी में, 1 पैसे में उस समय बिकते थे। इंग्लैंड की तरह ही फ्रांस में भी हम देखते हैं कि बिलियोथिक ब्लू करके सस्ती किताब निकाली गई। इसका पेज बहुत अच्छा नहीं था, पेज बहुत साधारण था, लेकिन फिर भी कहानियाँ उसमें पढ़ने को मिल रही थी सस्ते में, तो ये बड़ा पॉपुलर हुआ। इसके साथ साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर छपने लगे, जर्नल छपने लगे, साइंटिफिक टेक्स्ट छपने लगे, मैप्स, साइंटिफिक डायग्राम्स, ये सभी छपने लगे उस समय। और सॉरी, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जैसे आइजैक न्यूटन भी उस समय बहुत पॉपुलर हो गए थे। उन्होंने अपनी डिस्कवरीज को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे थिंकर्स थे उस समय, जैसे वोल्टेयर, रूसो, इन्होंने भी अपनी जो सोच था उसको किताबों के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से एक्सप्लेन करना चालू कर दिया। तो एक रीडिंग मैनिया जो थी
वो पूरे यूरोप में फैल गई थी। इससे फायदा भी हुआ, बहुत सारे फायदे हुए प्रिंट कल्चर से। जैसे उसमें जो डिस्पोटिज्म था, तो निरंकुशता थी, जो निरंकुश शासन था, उसको हटाने में इससे बहुत मदद मिली। जो अत्याचार होता था लोगों पे, जो डिस्पोटिज्म था, वो इससे दूर हुआ। और इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने में जो बुक्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अब इसमें 3 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि कैसे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को इसने प्रमोट किया। जैसे प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ द इनलाइटमेंट थिंकर्स। जो उस समय थिंकर्स जैसे रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, ये सब थे, उनके आइडियाज़ को पॉपुलर करने में प्रिंट कल्चर ने बहुत मदद की। हम सभी जानते हैं कि जॉन लॉक ने या रूसो ने या मॉन्टेस्क्यू ने बुक्स लिख के अपने आइडियाज़ को कॉमन पीपल के सामने रखा, जिसको कॉमन पीपल ने एक्सेप्ट किया। दूसरा हम देखते हैं, प्रिंट क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। अब लोग उन चीज़ों को जो लिखे गए थे बुक्स में या बाइबल्स में या कहीं भी, उसको वैसे का वैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि उस पर डिबेट कर रहे थे, उसका एनालिसिस कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, तभी जाके वो उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। और इस डिबेट से और क्वेश्चन करने से नई नई चीज़ें सामने आ रही थी। 1780s में हम लोग क्या देखते हैं कि लिटरेचर ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। जो राज परिवार थे उनको क्रिटिसाइज किया। जो उनके साथ हुआ था, आम जनता के साथ जो अत्याचार हुआ और जो वो बरसों से देखते आ रहे थे, उन चीज़ों को जो अच्छी नहीं थी उसको क्रिटिसाइज किया गया। और जो सोशल ऑर्डर था, जो उस समय एग्जिस्ट कर रहा था, उसके खिलाफ क्वेश्चन भी रेज किए गए। तो बहुत सारा चेंजेस जो प्रिंट कल्चर लेकर आया, और ये जो चेंजेस आए लोगों में, जो नए नए विचारों को एक्सेप्ट करना, डायलॉग और डिबेट करना और क्वेश्चन करना एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर का, इसके चलते ही फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने में काफ़ी मदद मिली। इसके बाद हम देखें कि इफेक्ट क्या पड़ा लिटरेचर का चिल्ड्रन, विमेन और वर्कर्स पे। चिल्ड्रन, अब उस समय एजुकेशन भी चालू हो गया। अभी हम लोग पढ़े कि लिटरेसी रेट काफ़ी बढ़ गया था, 60 to 80% हो गया था। नेचुरली स्कूल्स भी स्टार्ट हो गए और चिल्ड्रन पे काफ़ी स्ट्रेस दिया गया, उन पे काफ़ी जोर दिया गया, उनको काफ़ी अच्छा एजुकेशन दिया जाए, उनको फोक टेल्स पढ़ाया जाए, बैलेट पढ़ाया जाए, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ाई जाए। ऐसे मटेरियल्स जो चिल्ड्रन के लिए जो किताबें छापी गई, उसमें से वैसे मटेरियल को बिल्कुल हटा दिया गया जो बच्चों के लिए अच्छी नहीं थी। तो इसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ। वुमेन में बहुत चेंज आया। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि वुमेन जो है वो सबसे पहले जो नॉवेल्स छपने लगे, शुरू में तो मेल राइटर्स ही नॉवेल लिखते थे, तो वुमेन उसको पढ़ती थी। लेकिन बाद में वुमेन ने महसूस किया कि मैक्सिमम जो मेल नॉवेल्स लिखते थे वो उनकी कहानियां ही लिखते थे, फीमेल ही कहानियां लिखते थे। तो वुमेन ने महसूस किया कि वो ज़्यादा अच्छा लिख सकती हैं, तो वो राइटर भी बन गई। और जेन ऑस्टिन, ऐसे जो राइटर्स हैं, वुमेन राइटर, वो उभर के सामने आई जो काफ़ी पॉपुलर हुई। और बहुत सारे वुमेन राइटर्स पॉपुलर हुए। अब गरीबों का क्या होगा? किताबों का दाम जो था बहुत ज़्यादा था, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, और जो गरीब लोग जिसकी आमदनी बहुत कम थी, वो उन किताबों को, महंगे किताबों को नहीं खरीद सकते थे। तो उनके प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया गया और लाइब्रेरीज स्टार्ट की गई यूरोप में। सबसे पहले तो फ्रांस में लाइब्रेरी स्टार्ट की गई, और वहाँ पर आवर्स के हिसाब से पैसा दे के कोई वर्कर्स या गरीब आदमी किताब पढ़ सकता था। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया, है ना। और लेकिन अब बात थी कि
प्रिंटिंग में भी चेंज आना चाहिए था। न्यूज़पेपर छापने में बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन लोग उसमें भिड़े हुए थे कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे न्यूज़पेपर भी आसानी से छापा जा सके। और सफलता मिली न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो को, जिन्होंने मिड 19th सेंचुरी में एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया, पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस स्टार्ट कर दिया, जिसमें 8000 शीट्स 1 घंटे में छाप सकते थे। और इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा ये हुआ कि इसको यूज़ करके न्यूज़पेपर छापना बड़ा आसान हो गया। फिर इसमें चेंजेस आए और 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में हम देखें एक प्रिंट करने की एक नई टेक्नोलॉजी आई, जो ऑफसेट प्रेस था वो डेवलप कर गया, जिसमें कलर को इंट्रोड्यूस किया गया और एक बार में 6 कलर में उस समय प्रिंट कर सकते थे। तो ये बहुत बड़े चेंजेस आए, और ये चेंजेस जो थे, जो प्रिंटिंग के फील्ड में जो चेंजेस आए, उन्होंने वर्ल्ड को मॉडर्न बनाने के लिए अपने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया। और बाद में ये इतना पॉपुलर हुआ कि ये प्रिंट टेक्नोलॉजी भारत भी पहुंची। भारत कैसे पहुंची, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपसे आग्रह है कि इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।